करीबन 25 गाड़ियों का काफिला अपने मंजिल की ओर जा रहा था और इस काफिले पर नक्सलियों का बड़ा हमला हो जाता है और करीबन 15 मिनट में 1000 राउंड गोलियां इस काफिले पर फायर की जाती है। और काफिले में जो मौजूद लोग थे वहाँ पे करीबन 32 लोगों की मौत जगह पे हो जाती है। मरने वाले भी कोई आम इंसान नहीं थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, बड़े कार्यकर्ता इस हमले में मारे जा चुके थे। जी हाँ, इस तरह की सच्ची घटना घटी थी 2013 में। यह घटना है छत्तीसगढ़ से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील तुर्कर, आपका दोस्त। प्रभात क्राइम की एक नई कहानी में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ से। हमला किसने किया था? हालांकि हमला नक्सलियों ने किया था, ये बात सबको पता चल गई, लेकिन इस हमले के पीछे करवाने वाला कौन था, ये बात आज तक किसी को पता नहीं। ये घटना है 2013 की, मई 2013 की। उस समय छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल था, विधानसभा का चुनाव उस समय वहाँ पे था। इसके पहले 2 बार वहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और इस बार कांग्रेस की सरकार वहाँ आने के पूरे आसार थे। इसलिए कांग्रेसी नेता जो थे वो बड़े जोर खोर से उस प्रचार के वहाँ पे लगे हुए थे, प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ में लगे हुए थे। इसीलिए परिवर्तन यात्रा के नाम से वहाँ पे बड़ा मुहिम कांग्रेस की तरफ से चलाई गई थी और इसके लिए गांव-गांव जाकर और घर-घर जाकर जो कांग्रेसी नेता थे वो अपना प्रचार कर रहे थे, अपनी बात लोगों के सामने रख रहे थे। जगह-जगह जनसंवाद यात्राएं हो रही थी। इसी तरह की जनसंवाद यात्रा 25 मई 2013 को हुई थी और ये यात्रा थी सुकमा में। सुकमा में एक बड़ी जनसंवाद रैली का और कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और सुकमा में जो जनसंवाद यात्रा थी, उस यात्रा में कई बड़े नेता, राजनेता, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, ये कई नेता उस सुकमा के जनसभा में सम्मिलित हुए थे। इस सभा में बस्तर टाइगर नाम से कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा भी शामिल हुए थे। जो बस्तर का एरिया होता है, वहाँ के जो हीरो थे और उनको वहाँ के मानने वाले लोग उनको बस्तर टाइगर करते थे। बस्तर मतलब क्या? तो उस छत्तीसगढ़ में जो 5-6 जो ज़िले हैं वो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं और इसी नक्सल प्रभावित ज़िले को ही बस्तर का एरिया कहा जाता है। जो आदिवासी और बड़ा संवेदनशील जो एरिया है उसको बस्तर का एरिया कहा जाता है। और उस बस्तर एरिया में सलवा जुड़म नाम का जो अभियान था वो ये जो महेंद्र कर्मा थे वो चलाते थे और इस तरह से नक्सलियों का सफाया करने में उनका बड़ा योगदान था, बड़ा उनका हाथ था। सलवा जुड़म के माध्यम से नक्सलियों का सफाया और उनको मुख्य बीच मतलब प्रवाह में लाने का काम ये महेंद्र कर्मा करते थे। हालांकि ये जो सलवा जुड़म था आखिर बड़ा विवाद का विषय आके बन चुका था और इसके वजह से कई नुकसान गवर्नमेंट को और वहाँ के लोगों को झेलना पड़ा था। वो बात अपन आगे करेंगे। सुकमा के जनसभा खत्म होने के बाद जगदलपुर की ओर ये कांग्रेसियों का काफिला आगे बढ़ता है। इस काफिले में 25 गाड़ियां होती है और इस 25 गाड़ियों में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बैठे होते हैं। दरमा घाटी और तोनपाल घाटी के बीच में एक झीरम घाटी आती है और इस झीरम घाटी के बीच में इस एरिया में ये जब काफिला पहुंचता है, उस काफिले के सामने एक ट्रक आ जाता है और उस ट्रक सामने आने के वजह से ये जो गाड़ियों की स्पीड थी ये कम हो जाती है। जैसे ही गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है, वहाँ पे दनादन नक्सलियों द्वारा एक बड़ा अटैक हो जाता है और दनादन फायरिंग चालू हो जाती है। अचानक हुई फायरिंग से सभी लोग चौंक जाते हैं, किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। करीबन 15 मिनट में 1000 राउंड गोलियां वहाँ पे उस काफिले पे चलाई जाती है। बिल्कुल 4 या 4:30 बजे की ये बात थी। 25 मई 2013 की बात है। शाम करीबन 4 या 4:30 बजे की ये घटना थी और इस काफिले पे नक्सली बड़ा अटैक कर देते हैं। 10 मिनट के बाद एक बड़ा धमाका इस काफिले के बीच होता है और करीबन 50 मीटर का एक बहुत बड़ा गड्ढा मेन रास्ते पे हो जाता है और इस धमाके में जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ियों के चिथड़े उड़ जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि उन गाड़ियों में जो बैठे लोग होंगे उनके क्या हाल हुए होंगे। और इस तरह से जो धमाका होता है, इस धमाके की वजह से पूरे लोग जो गाड़ियों में बैठे थे वो इधर उधर चितर-बितर हो जाते हैं। धमाका होते ही लगातार नक्सलियों द्वारा फायरिंग चालू रहती है। माइक पर जो नक्सली थे वो बार-बार ऐलान कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि आप सबको सरेंडर कर दीजिए वरना आप सभी के सभी मारे जाओगे। महेंद्र कर्मा को वो बार-बार
चेतावनी दे रहे थे कि वो आगे आए और ख़ुद को सरेंडर कर दें। जो काफ़िला था उस काफ़िले में कुछ सुरक्षा जवान भी थे, इधर से वो भी फायरिंग कर रहे थे। दोनों तरफ से फायरिंग चालू थी, करीबन 1 या 1.5 घंटे तक फायरिंग चालू थी। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि करे तो क्या करे। सामने जो गाड़ी थी उस गाड़ी में जो कोवासी लखमा नाम की उस क्षेत्र के जो विधायक थे वो बैठे थे। उस गोंडी भाषा में या उनकी जो स्थानिक भाषा थी उस स्थानिक भाषा में कोवासी लखमा नक्सलियों को आह्वान करते हैं कि वो फायरिंग रोक दें। उनकी स्थानिक भाषा सुनते ही जो नक्सली थे वो कुछ देर के लिए फायरिंग रोक देते हैं और जो कोवासी लखमा थे और उनके जो ड्राइवर थे वो नक्सलियों के सामने जाते हैं और फायरिंग रोकने की गुजारिश करते हैं। कोवासी लखमा को नक्सली पूछते कि आप कौन हो। कोवासी लखमा बताते कि मैं आम आदमी हूँ। अपना जो परिचय था वो परिचय वो खुद नहीं देते। कहा जाता है कि उस हमले में उस जो नक्सली जो थे वहाँ के करीबन हज़ारों नक्सली उस समय वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं की तादाद थी और भद्दी भद्दी गालियाँ वो दे रहे थे। कोवासी लखमा आम आदमी बताते खुद को और वो गुजारिश करते कि फायरिंग रोक दिया जाए। ये बात नक्सली सुनते ही उनको नक्सली और उनको कोवासी लखमा और उनके जो ड्राइवर थे उनको साइड में कर देते हैं और पहली गाड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली गाड़ी में नंद कुमार पटेल बैठे थे जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे। वहाँ पे नक्सली पहुँचते उनको पूछते कि आप कौन हो। तो जो नंद कुमार पटेल थे वो अपना ओरिजिनल नाम बता देते हैं और अपना पद बता देते हैं और साथ में जो उनके बेटे बैठे थे उनका भी वो परिचय देते हैं। जैसे ही नंद कुमार पटेल का नाम सुनते ही नक्सली उन पर दनादन फायरिंग कर देते हैं और इसी में उनकी मौत हो जाती है। उनके बेटे की भी जगह पे मौत हो जाती है। नक्सली फिर से माइक पर ऐलान करते कि हमें महेंद्र कर्मा चाहिए। महेंद्र कर्मा आगे आए या फिर सबके सब लोग मारे जाएंगे। महेंद्र कर्मा 5वीं गाड़ी पे बैठे थे। अब सभी लोगों की जान बचानी थी और महेंद्र कर्मा ये बस्तर के टाइगर कहे जाते थे, बड़े शेर दिल इंसान थे। वो सामने आते, गाड़ी से उतरते कि फायरिंग रोक दी जाए, मैं महेंद्र कर्मा हूँ और जो भी कुछ करना है आप मुझसे कीजिए, मेरे लोगों को छोड़ दीजिए। इस तरह की जो डेयरिंग की बात थी वो करते, वो सामने आते हैं। नक्सली तुरंत महेंद्र कर्मा को पकड़ लेते हैं, उनके हाथ पीछे से बांध देते हैं और जो कुछ लोग बचे थे गाड़ियों में उनको भी बंधक बना लेते हैं। इधर महेंद्र कर्मा और जो गाड़ी में बचे हुए लोग थे जो उनको नक्सली अगवा कर लेते हैं और जंगल में लेके जाते हैं जहाँ वहाँ लाश के टुकड़े गिरे हुए थे। और इस भयानक मंजर में नक्सली महेंद्र कर्मा को और जो लोग बचे हुए थे उनको एक झाड़ियों में लेके जाते, जंगल में लेके जाते हैं। जैसे ही एक साइड में महेंद्र कर्मा को लेके जाते हैं वहाँ पे सारे लोग मिलके दनादन महेंद्र कर्मा पे फायरिंग की जाती है और करीबन 1, 2, 3 नहीं तो करीबन 100 गोलियाँ महेंद्र कर्मा पर दागी जाती है। उसी में महेंद्र कर्मा की मौत हो जाती है। मौत का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद जो होता है वो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। जैसे महेंद्र कर्मा का शव नीचे गिरा होता है, वहाँ पे जो नक्सली थे उनके शव के साथ बड़ा भद्दा व्यवहार करते हैं। उनके शव पे लोग नाचते हैं, नक्सली वहाँ पे नाचते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं। उनके शव को कई बार उछाला जाता है। जो बंदूक की संगीन होती है उस संगीन से उनका शरीर नोच लिया जाता है। करीबन 70 से 75 वार उनके शरीर पे नक्सली बंदूक के संगीन से करते हैं। इतनी बड़ी क्रूरता, इतनी भयावह क्रूरता देखने वालों ने पहली बार देखे थे। और नक्सली ज़्यादातर महिलाएं वहाँ पे थी और नक्सली उनके शरीर पर नाच रहे थे, कूद रहे थे, गा रहे थे। उसके बाद जो विधायक थे कोवासी लखमा और जो स्थानिक जो बंधक थे उनको नक्सली छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद दूसरे दिन ये बात जब मीडिया में आती है तो पूरा देश शून्य रह जाता है। हालांकि ये सबसे बड़ी नक्सली वारदात थी और इसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान ढल गया था। जब ये घटना मीडिया में आती है तब नक्सली एक पत्रक जारी करते हैं, एक चिट्ठी जारी करते हैं और वहाँ लिखते हैं कि ये जो घटना थी ये घटना नक्सलियों ने की थी और
उन्होंने बदला लिया था। बदला किस बात का? तो ये जो महेंद्र कर्मा थे ये सलवार जुलूम चला रहे थे और सलवार जुलूम के माध्यम से उस एरिया में कई आदिवासियों की और कई बेगुनाहों की जान गई थी। और वो जो सरकार थी, छत्तीसगढ़ जो सरकार थी, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लॉन्च करती है, उस एरिया में तैनात करती है। उसकी वजह से कई आदिवासियों की जान गई थी, आदिवासियों पर अत्याचार हुआ था। इसका बदला उन्होंने महेंद्र कर्मा की जान लेकर ली है। इस तरह की बात वो पर्चे में लिख के सामने आते हैं। हालांकि जो भी हुआ वो गलत हुआ था। आज भी उस एरिया में नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। आज भी विकास से कोसों दूर वो एरिया है। हालांकि अभी हमारी फोर्स नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाब हो रही है। हम विस्तार से इस घटना पे और एक अच्छा वीडियो सामने लाने वाले हैं। और ये जो घटना थी, ये इस घटना से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की एक पीढ़ी थी, वो पीढ़ी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। जब भी कभी इलेक्शन का माहौल आता है, छत्तीसगढ़ हो उस एरिया में, तब ये घटना को, झीरम घाटी को और उस घटना को हमेशा याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये हमारे सच्चे कहानियों का, क्राइम के कहानियों का सिलसिला अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों, फिर से एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।